नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। देखिए, बजट पर लगातार हम नजर बनाए हुए थे और जिस तरीके से बजट आया है उसमें उम्मीदें तो काफी सारी लगाई जा रही थी, लेकिन साफ तौर पर जो बजट सामने आया जिसमें देखा गया कि कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस भी की गई थी। फिलहाल इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम पैनल हमारे साथ मौजूद है। लगातार न्यूज इंडिया आपको पल पल की अपडेट भी दे रहा है। बिल्कुल। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले दीपिका अपने दर्शकों को उस रूबरू करा देते हैं उस खबर से। तो जनसंख्या नियंत्रण पर बनाई जाएगी समिति, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो जनसंख्या नियंत्रण पर बनाई जाएगी समिति, बजट में ये बात कही गई है। जनसंख्या नियंत्रण पर समिति का गठन किया जाएगा। इस बजट की ये भी एक बड़ी बात रही कि किस तरह से जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर अब एक समिति का गठन किया जाएगा। देखिए, हालांकि बहुत बड़ी बात है क्योंकि जनसंख्या को लेकर जो सरकार है हमेशा से सक्रिय रही है कि कोई ऐसी नीति बनाई जाए जिससे जनसंख्या का नियंत्रण किया जा सके। लगातार आपको बता दें, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। सरकार जो है इसको लेकर विचारशील भी है और देखिए अब नीति जो है वो बनाने की बात कही गई है। बिल्कुल। और अब इस पर समिति बनाई जाएगी, कोशिश की जाएगी कि इस पर नियंत्रण लगाया जाए, जिसके लिए ये पूरी तैयारी की जा रही है। समिति का गठन होगा और अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से समिति का गठन किया जा रहा है, उम्मीद है आने वाले दिनों में जनसंख्या कंट्रोल को लेकर इसे सख्ती से लागू भी किया जाए देश में, क्योंकि जो रिसोर्सेज है दीपिका वो सीमित हैं देश में। और ऐसे में अगर जनसंख्या कंट्रोल नहीं की जाएगी तो वो रिसोर्सेज उसी तरह से उपयोग नहीं हो पाएंगे जैसे होने चाहिए। और अब इसको लेकर समिति बनाई जाएगी। देखिए, किसी भी देश के विकास के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप जनसंख्या को नियंत्रण रखें, उसे काबू में रखें, जिससे विकासशील बन सके और विकसित देश की ओर हम अग्रसर हैं। और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें अपनी जनसंख्या को नियंत्रण में रखना होगा। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख की आय पर टैक्स नहीं है। तो न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो जैसे लोगों को एक उम्मीद लग रही थी दीपिका की टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव होगा, वैसा कुछ नहीं है। हालांकि 7 लाख की आय पर टैक्स नहीं है, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बेनिफिशियल अनाउंसमेंट हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, आप ऐसे समझ लीजिए, ना टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है, ना तो परंपरा को बदला गया है। क्योंकि आपने याद होगा, निर्मला सीतारमण कह रही थी पहले भी कि अब जो है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव नजदीक है, ये अंतरिम बजट है, कोई लोक लुभावन वादे हम करेंगे नहीं। और देखिए, जो उम्मीदें बहुत खास लगाई जा रही थी ना इस मिनी बजट से, शायद वो उम्मीदें उतनी खरी नहीं उतरी, लेकिन फिर भी राहत देने की कोशिश कहीं ना कहीं सरकार ने की है। बिल्कुल। और 44.90 लाख करोड़ खर्च का अनुमान लगाया गया है, 30 लाख करोड़ के रेवेन्यू का अनुमान लगाया गया है। ये भी एक आंकड़ा सामने आ रहा है जो अनुमानित है। तो यहाँ पर 30 लाख करोड़ के रेवेन्यू का अनुमान लगाया है। 2025 तक राजकोषीय घाटा 4.5% करने का लक्ष्य भी रखा गया है। कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया है। ये तमाम ऐसी बड़ी बातें रही इस बजट की। 11.8 करोड़ किसानों को सरकारी मदद दी जाएगी। अगले 25 साल हमारे लिए कर्तव्य काल के समान रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर किस तरीके से क्या क्या बड़ी बातें कही गई हैं। वंदे भारत के लिए बनाए जाएंगे 40,000 रेल डिब्बे। ज्यादा भीड़ वाले रेल मार्गों के लिए अलग से कॉरिडोर की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 3 रेलवे कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे जो बेहद जरूरी भी हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% अतिरिक्त खर्च किया गया है। क्योंकि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि सड़कों का निर्माण करना है, और सड़कों का निर्माण होगा तो हम विकासशील होंगे, हम इसी के साथ साथ विकास के पथ पर अग्रसर होंगे। इसके अलावा 7 नए IIT और 7 नए कॉलेजेस की शुरुआत, लक्षद्वीप में नई परियोजनाएं भी शुरू होंगी। चलिए, आपको ये बता दें कि विकसित भारत लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ किसान देश के अन्नदाता है, तमाम बड़ी बातें कहते नजर आए हैं। इसी के साथ आप देखिए, 2 तस्वीरें दिखाएंगे और ये बताएंगे आपको किस तरीके से क्या कुछ बदलाव की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन किस फेज में क्या कुछ छूट मिली है, जानिए जरा आप।
when our government, under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas, and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the blessings of the people, farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan, तो ये बड़ी बातें रही बजट की, और जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि बजट लोक लुभावन होगा, वैसा कुछ नहीं रहा और ना ही राजनीतिक बजट कहा जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़ गए हैं। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ बने हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अजीत नाहर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, MSc ME है, स्टार्टअप एक्सपर्ट है। और हर्ष रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। साथ ही कपिल अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं, व्यवसायी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। और निरंजन जी, मेरा पहला सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि राजनीतिक बजट ये हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कोई लोक लुभावन वादा कर दिया जाए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। आप कैसे इस बजट को आंकते हैं? देखिए नीतू, मेरा ये मानना है कि इस समय कोई भी घोषणाएं होती थी, अगर सरकार कोई भी घोषणाएं करती तो उनका कोई विशेष मूल्य नहीं होता, क्योंकि ये अंतरिम बजट है। और अंतरिम बजट के अंदर जब नई सरकार आती है तो वो नई पुरानी जो चीज़ें घोषणाएं होती हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं बदलाव करती है। और अभी आपको पता ही है कि देश 2024 के चुनाव में जा रहा है, और उसके बाद में बेशक मोदी 3.0 सरकार आ जाए या कोई दूसरी सरकार आए, तो निश्चित रूप से नया फाइनेंस मिनिस्टर होगा। अब ये देखने वाली बात है कि यही फाइनेंस मिनिस्टर को रिपीट करते हैं, किसी और चेहरे को लेकर के आते हैं, तो उस समय ये सारी चीजों में एक बदलाव की स्थिति बनती रहती है। तो इसलिए अभी जो घोषणाएं, लोक लुभावन घोषणाएं अगर सरकार करती तो उसका कोई विशेष मूल्य नहीं था। लेकिन जो इंटरिम बजट केवल इसलिए होता है कि सरकार अपने खर्चों के लिए पैसा अलोकेट करवा सके और सदन से उसको पारित करवा सके। तो वही सरकार ने मेरे हिसाब से किया है, और कुछ खास ना इसके अंदर दिया है ना कुछ लिया है। तो ये मेरा मानना है कि जिस तरीके से सरकार ने ये जो अंतरिम बजट पेश किया है, इससे ना तो मेरे हिसाब से कोई विशेष खुशी वाली बात है, ना कोई विशेष इससे कोई दुख वाली बात है। लेकिन हाँ, इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो सरकार को जिन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब वो ये है कि जब पूर्ण बजट की सरकार जब पूर्ण बजट पेश करेगी जुलाई के अंदर, तब इन चीजों के ऊपर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे फाइनेंस मिनिस्टर कह रही थी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इनको ये जो केवल नारा कहें या केवल ये बात कहें, किसी के ऊपर नहीं, बैलेंस रखने की पूरी कोशिश की गई है। हम इसे ऐसा भी देख सकते हैं, है ना? नहीं, इसके अंदर आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि केवल जैसे मान लीजिए किसी परिवार में 140 सदस्य हैं, उसके अंदर केवल 6 सदस्यों के ऊपर सारा का सारा भार डाल दिया जाए और बाकी के सदस्यों को कहीं ना कहीं लाभान्वित वर्ग बना दिया जाए। और उसके अंदर जिस तरीके से एक असमानता है, यानी कि एक सामंजस्य की जो कमी है, वो कहीं ना कहीं सरकार को देखनी पड़ेगी। क्योंकि मैं बात क्या कर रहा हूँ कि जिस तरीके से टैक्सेशन के अंदर 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए देखिए, सभी को चर्चा में लेके आ जाते हैं हम। कपिल जी, हालांकि छोटा था बजट, ठीक है, कहा गया था कि इस परंपरा को रखा गया है
और इसी के साथ साथ इस परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो लोक लुभावन घोषणाएं नहीं, लेकिन जाते जाते भी कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 32% कर दिया गया। कैसे देखते हैं? मैम पहले तो एक बात, ये बीजेपी के पास कुछ है ही नहीं कहने को, कोई बजट देने को है ही नहीं। और ये जो बजट है ना, आप देखेंगे पिछले 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, और ये जो बजट है ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है। कपिल जी, मैं रोकना चाहूंगी आपको। केंद्रीय मंत्री हमारे साथ पवन सिंह जी जुड़ गए हैं। पवन जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले और सबसे अहम सवाल यही, इस अंतरिम बजट को कैसे देखते हैं? सरकार का जो लेखा जोखा है, सरकार ने जो किया है, जो हमारा जो एक प्रकार का विजन डॉक्यूमेंट था, उस आधार पर इन 10 वर्षों में हमने इस काम को आज की स्थिति में आम जनता तक पहुंचाने में हमारी एक प्रकार की सफलता है। ये सफलता है, लेकिन इस छोटे से बजट से भी तो उम्मीदें काफी थी ना पवन जी? देखिए, ये बजट है, इससे आने वाले चुनाव हैं, चुनाव के बाद पूरा बजट आएगा। उस समय हम 2047 का एक पूरा जो हमारा रोड मैप होगा, आत्मनिर्भर भारत का, ये जो संकल्प प्रधानमंत्री जी का है, हम उस समय पेश करेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज विशेष तौर से रूरल डिपार्टमेंट के अंदर हमने 3 करोड़ गरीबों को मकान बनाकर अभी तक हमने दिया है ग्रामीण क्षेत्र में। अगर शहरी क्षेत्र में आप कहेंगे तो 1 करोड़ और बढ़ेगा, इसे 4 करोड़ गरीबों को हमने आने वाले समय में एक लक्ष्य रखा है, उसको और 2 करोड़ जो गरीब लोग हैं उनका मकान और बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के 3 करोड़ तो हमने बना चुके, 2 करोड़ और बनाने वाले हैं, और 1 करोड़ शहरी क्षेत्र के लिए उसमें भी थोड़ा इजाफा होगा। तो ये गरीब जो और झुंगी बस्ती में रहने वाला सभी ऐसे गरीब लोगों को मकान बना करके उनको एक सस्ते रियायती दर पर उनको मकान उपलब्ध कराना, ये भी सरकार का एक प्रकार का कमिटमेंट है। देखिए, विपक्ष तो हमेशा ये भी कहता है ना, हमने कहा कि ये लखपति बहना, लखपति दीदी, लखपति दीदी, ये आज की तारीख में हमने 9 करोड़ जो हमारी दीदियां हैं, अगर पिछला देखेंगे तो 2 करोड़ 34 लाख, और 14 से आज तक हमने 9 करोड़ दीदियों को हमने समूहों से, एसएचजी से जोड़ा है। लगभग 84 लाख जो समूह हैं, और उनमें से हमारा जो टारगेट था 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, हमने उस बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ, युवा, गरीब, महिला और किसान, सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को
11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की 40,000 आधुनिक बोगियां बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है। इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15 से 20 हजार प्रति वर्ष की आय भी होगी और ये हर परिवार को होगी। साथियों, आज जिस इनकम टैक्स रेमिशन स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करते हुए और बड़ी बातें कही प्रधानमंत्री मोदी ने भी कि देश के विकास का ये बजट रहा है और इसके साथ साथ युवाओं को मौका मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कपिल जी, आपको क्या लगता है ये बजट व्यवसायियों के लिए कितना फायदेमंद साबित हुआ है? क्या कुछ रहा इस बजट में? कैसे मानते हैं आप इसमें? बजट में ये सिर्फ बड़े पूंजीपतियों के लिए, किसी के लिए मिडिल क्लास जो बिजनेसमैन है उसके पास क्या है, उसको क्या मिल रहा है? जो जीएसटी डाल दिया, जीएसटी से कोई बेनिफिट हो रहा है? नुकसान ही नुकसान है। आप एक बात बताइए, आज जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है उसके पास एक बड़ी छोटी सी क्षमता होती है पैसा लगाने की, उस पैसे पे उसे क्या प्रॉफिट मिल रहा है? आपने इतना बड़ा जीएसटी स्लैब लगा दिया 12%, 18%। आपको लगता है इतना मार्जिन ऑफ मनी है? जो आप ये ऑनलाइन जो कंपनियां ले आए हैं, आप देखिए 30% कमीशन तो वही लेती है।
30% कमीशन लेती है, उसके बाद जीएसटी लेती है। एक आदमी के पास क्या रह जाता है? कुछ नहीं रहता। मिडिल क्लास बिजनेसमैन जो है वो बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। जो ये बजट आ रहा है, जो ये 10 साल से जो काम हो रहे हैं देश के अंदर, ये सब की सब सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए, मिडिल क्लास और छोटे लोग मतलब आपका बिल्कुल ये खत्म कहने का होते हैं। मतलब है कपिल जी कि ये जो लोक लुभावन घोषणाएं करने वाले थे, या फिर यूं कहें कि महिलाओं को रिझाने की कोशिश की और इसी के साथ साथ कॉर्पोरेट टैक्स में भी छूट दी, तो ये बड़े व्यवसायियों के लिए ही है। फग्गन सिंह कुलस्ते जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं हमारे साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है फग्गन जी, इसके बाद हम आपके पास आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आज हम चर्चा कर रहे हैं आखिर क्या कुछ रहा इस बजट में ऐसा जो लोगों को प्रभावित करता हुआ दिख रहा है। और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी जुड़े हुए हैं, अजीत नाहर जी जुड़े हुए हैं, साथ ही हर्ष रंजन भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत जी, क्योंकि हम लगातार ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश रही है कि स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना, लेकिन इस बार जो ये बजट पेश किया गया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? स्टार्टअप के लिए क्या प्रावधान यहाँ पर होते हुए दिखाई दिए हैं? स्टार्टअप की बात करते हैं, किसी बिजनेस की बात करते हैं, नई शुरुआत की बात करते हैं, तो सबसे पहले किसी भी गवर्नमेंट का जो लॉ सिस्टम है, जो किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है, जो भारत में बड़ी धीमी है। यहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम की बात तो होती है, लेकिन वो आज तक हो नहीं पाई है। तो नए नए स्टार्टअप्स काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन वो उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं। अभी जो नए स्टार्टअप्स की बात करेंगे तो 1% स्टार्टअप भी सक्सेसफुल नहीं है। ओला, जोमेटो, उबर की बात करें, ये बात अलग है, लेकिन ऐसे कई स्टार्टअप है जो स्टार्ट हुए हैं और कई सारे खत्म हो गए। हम अपने आसपास भी देखेंगे, कई सारे रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, 3 महीना 6 महीना में बंद होते हैं। बंद हो रहा है, ये आप कह रहे हैं बार बार में खामी आ रही है, तो इसकी वजह क्या है? वो वजह, हाँ, सबसे पहली चीज़ें यहाँ ब्यूरोक्रेसी, जो सिस्टम बनाया हुआ है, कॉम्प्लायंसेस। हम चाहे टैक्स की बात करें, चाहे नए स्टार्टअप की, मल्टीपल लेवल पे जो कॉम्प्लायंसेस है, मल्टीपल लेवल पर हमें जो नियमों का पालन करना पड़ता है, उसके कारण से हम नए स्टार्टअप्स में उलझ जाते हैं। कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस जानता है, वो किसी भी लॉ को या किसी भी अकाउंटिंग को उतना नहीं जानता जितना वो अपने बिजनेस स्किल में निपुण होता है। तो सबसे बड़ी बात है, उसको बिना सीए या बिना सीएस के वो अपना काम नहीं कर सकता है। तो डिपेंडेंसी यहाँ पे काम करती है। फिर जो हमारा करप्शन है, जो हमारे सिस्टम के अंदर करप्शन है, सरकार की नहीं, पूरा ब्यूरोक्रेसी सिस्टम जो है उसकी। जी चलिए, हर्ष रंजन जी जो कि वरिष्ठ संपादक भी हमारे साथ मौजूद हैं। हर्ष रंजन जी, देखिए आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, उन्होंने कहा कि ये देश के निर्माण का बजट है, लेकिन जो हम देख पाए वो ये है कि 4 सेक्टर्स पर फोकस किया गया। वो 4 सेक्टर्स कौन से? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते आए हैं कि वो गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाताओं के लिए फोकस किया गया है। तो ये फोकस वाला जो बजट है, क्या ये बजट कहीं ना कहीं कह सकते हैं मतदाताओं को रिझाने के लिए है? हम कैसे देखें इसे? अब आप क्या मानते हैं? देखिए, आज की बजट की अगर हम यहाँ चर्चा करें तो मैं पहले भी कह चुका आपके प्लेटफॉर्म पे कि दरअसल पिछले 10 सालों के बजट को बहुत ही हॉलिस्टिकली देखने की ज़रूरत है। ठीक। आप प्रधानमंत्री की बात कर रही थी, आपने एक शब्द सुना होगा, उन्होंने कहा कि इस बजट में एक कंटिन्यूटी दिख रही है। तो वो कंटिन्यूटी क्या है? दरअसल गोल जो है सरकार का वो बहुत क्लियर है, और वो गोल 2 है कि 2047 यानी कि आज़ाद भारत जब 100 साल का होगा, उस वक्त हम डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन हो जाएंगे। डेवलप्ड नेशन की जो भी परिभाषाएं हैं उस पर लंबी चर्चा हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि तब तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे, अमेरिका और चीन के बाद, जो अभी हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी हैं 2 साल पहले जो हम हुए हैं। इसको अचीव करने के लिए आप अभी देख रहे हैं कि जो हमारा ग्रोथ का रेट है वो 7% प्लस में है, और इस समय दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि 7% ग्रोथ रेट के आसपास भी हो, चाहे वो अमेरिका हो या जर्मनी हो या चाइना हो, कोई भी देश नहीं है। काफ़ी आगे हैं हम, 2-2.5% के बीच में सारी कंट्रीज जूझ रही हैं। तो ऐसे में लगातार हम ये देख सकते हैं कि जो गोल सेट किया हुआ है, उस गोल को अचीव करने के लिए जिन सेक्टर्स की ज़रूरत है, उसमें सबसे बड़ा सेक्टर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। पिछले साल के भी बजट में आपने देखा होगा कि जो जीडीपी है उसका 3.3% के आसपास एलोकेशन बजट में था, 10 लाख करोड़ का था। आज अभी आपने देखा कि उसमें 11% की बढ़ोतरी करते हुए वो लगभग 11 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट कर दिया गया। और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स में दिया हुआ 1 रुपया जब वापस लौटता है तो वो 10 रुपये बन के लौटता है।
आपने स्वयं देखा होगा कि किस तरीके से आज आप सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से आप फ्लाईवेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुरंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लंबी लंबी सड़कें जो बन रही हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। अगर आप बंदरगाहों पर जाएं तो वहाँ काम करने के तरीके में बदलाव आया है। तो ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आम जनता को यहाँ पे कोई राहत मिलती नजर नहीं आई ना। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, बहुत उम्मीदें लगाकर बैठे हुए थे। हाँ। देखिए आप 10 साल पहले देखें तो जो टैक्स पेयर थे और जो आज टैक्स पेयर हैं, उनकी तादाद में 3 गुनी वृद्धि देखी गई है। ज़्यादा लोग उस ब्रैकेट में आए हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि सरकार की आय का साधन 2 ही है और दोनों तरीके के टैक्स हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स जो देते हैं वो ज़रूर थोड़ा सा पिसते हैं, उनको राहत की गुंजाइश होनी चाहिए। लेकिन पिछले साल के बजट में जो न्यू टैक्स रिजीम की बात है, आपने देखा होगा कि 7 लाख रुपए तक उसमें किया गया है। और ये लोक लुभावन बजट नहीं है, ये अंतरिम बजट है। अगले 2-3 महीनों के लिए बजट में एलोकेशन किया गया है। सरकार कंटिन्यूटी वाला बजट बता रही है। जाहिर सी बात है कि आने के बाद हम थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें कुछ फायदे की बात होगी और होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी आने वाले समय में अगर सरकार सत्ता में दोबारा वापसी करती है तो उम्मीद है कि कुछ और भी यहाँ पर ऐसा लुभावन हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी हम नहीं देख रहे हैं। निरंजन पोद्दार जी, अगर हम बात करते हैं किसानों की, तो किस तरह से यहाँ पर, क्योंकि जिक्र तो ज़्यादा नहीं किया गया है, महिलाओं को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है और महिला सशक्तिकरण शायद एक संदेश देना चाहती थी सरकार और वो दिया भी है बजट में, लेकिन अगर हम किसानों की बात करते हैं तो उनको ज़्यादा लाभ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। और जो कहा ये भी जा रहा था, पुरानी योजनाएं हैं वो भी सही से उनका लाभ उन किसानों को नहीं दे पा रही है सरकार। देखिए नीतू जी, इससे पहले आपको एक दूसरी बात समझनी पड़ेगी और वो ये है कि सरकार जो है वो धरातल के ऊपर सारी चीजों को देख करके और जो जिसको कहते हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको, उनकी जो समस्या है उनको साथ लेकर के अगर कोई पॉलिसी बनाए तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा प्रभावकारी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे किसानों की आपने बात करी, तो आज के समय में हिंदुस्तान के अंदर मैं किसानों को 2 भागों में बांटता हूँ। एक वो किसान जिनकी बड़ी बड़ी जमीनें हैं और जो ठेके के ऊपर खेती करवाते हैं, लेकिन उनके आगे भी लिखा जाता है किसान। बात समझिएगा, जिनके यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फॉर्चुनर और बड़े फार्म हाउस जिन्होंने बना रखे हैं, यानी कि साधन संपन्न लोग हैं, लेकिन लिखते किसान। पहली बात। दूसरा, एक वो जो छोटी जोत का किसान है और एक वो किसान सीमांत किसान छोटी जोत का, और एक वो किसान जिसकी अपनी कोई भूमि है ही नहीं, वो किसी ना किसी की भूमि के ऊपर एक हिसाब से समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट और फार्मिंग कर रहा है। हाँ। तो अब यहाँ पे सरकार को ये चीज देखनी पड़ेगी कि इन चीजों के अंदर जब विभाजन करके काम करेंगे तब कहीं ना कहीं जो सही पिन पॉइंट यानी कि जो लाभान्वित वर्ग है उसी के पास वो लाभ पहुंचेगा। अब क्या हो रहा है कि उसका लाभ दूसरा व्यक्ति खा जा रहा है, क्योंकि जो एक्चुअल में किसानी कर रहा है उसके नाम तो जमीन ही नहीं है, और जिसके नाम जमीन है उसको उस लाभ की आवश्यकता नहीं है। वो उसके लिए 2000 रुपये जैसे सरकार 4 महीने से किसान के खाते में डालती है, तो उसके लिए वो ऊंट के मुंह में जीरा है। तो इसी तरीके से सरकार का क्या है कि मेरा ये मानना है कि कोई भी पॉलिसी चाहे वो व्यापार के लिए, यानी निरंजन जी आप ये कह रहे हैं कि जो सीमांत किसान है उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। देखो, उनकी आड़ में बहुत चीजें बदल रही हैं, ये आप ये कहना चाह रहे हैं। से मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिल रहा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि पर्याप्त जो होना चाहिए, यानी कि चलिए के शर्मा जी के पास आते हैं। उन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। के शर्मा जी, ये जो पूरा बजट आया, हालांकि पहले ही कह दिया गया था बहुत लोक लुभावन नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से जहां जहां रियायत दी गई है, ऐसा लगता है यदि हम एक नज़र में देखें तो तमाम वर्गों को लुभाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन बताया भी नहीं गया। सधा हुआ बजट रखा गया, लेकिन चोरी चुपके ये अपना राजनीतिक कार्ड खेलने की कोशिश भी। कैसे देखें हम इसे? देखिए, जिस तरह से विपक्ष जो है इसको एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि ये जो बजट होगा वो चुनावी बजट होगा और लुभावने वाली बजट होगी। हाँ। सरकार ने ऐसी कोई बजट नहीं दिया, लेकिन कोई भी सरकार कभी भी चाहती नहीं है कि हम ऐसे बजट दे जो वो ना कर सके। और हर चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो,
हर कोई चाहता है कि देश के लिए जो प्रधानमंत्री होता है वह देश की भला ही चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी होती है क्योंकि देश उसके पास फंड और रिसोर्सेज कितना है, एक्सपेंसेस कितना है, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज तो ये तो बजट एक क्लियर साबित तो हो गई है कि यदि हम कोई बजट बनाते हैं तो उसका निष्कर्ष हमारे गरीबी पे कितना पड़ा, कितने गरीब अमीर हुए और कितने गरीब कम हुए। यदि लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर को तो यहाँ पर टैक्स में घटौती की ना। लेकिन आप ये देखो ना, ये भी तो देखो कि हमारे जो प्रधानमंत्री का जो फ्री खाद्य योजना जो है, जो 5 किलो अनाज यदि 84 करोड़ लोगों को मिल रहा है, मतलब टोटल जनसंख्या का 60% यदि वो इस लाभान्वित है, तो इसका मतलब कि इतने लोग तो गरीब हैं। और यदि ये बजट में यदि कुछ ये लोग अभी भी 84 करोड़ लोग को दिया जा रहा है, इसका मतलब कि गरीबी रेखा अभी भी हमारे देश में उससे कम नहीं हुई है। और इसके लिए सरकार को सोचनी चाहिए, क्योंकि जब तक आखिरी व्यक्ति, जब कमजोर वर्ग के व्यक्ति जब तक यदि आखिरी वो व्यक्ति लाभान्वित संतुष्ट नहीं नहीं है, हो, तो तब तक आप ये बड़े बड़े जो लिख देते हैं कि ये लाभ मिलेगा, ये करूंगा, वो करूंगा, जी, जी, उससे जी, कोई जी, लेना जी। देना नहीं है। हाँ, एक मिनट। ऐसा संशोधन करना चाहूंगा हाँ, कि जिस तरीके से सरकार जो गरीब तबका है या कमजोर तबका है उसको डायरेक्ट लाभ देने का प्रयास करी, यानी कि चाहे उसको फ्री अनाज हो, नहीं तो चाहे आप उसको फ्री अनाज मकान देखिए, हो। फ्री अनाज की सीमा भी तो होती है ना। नहीं, लेकिन आप इसके अंदर रोजगार दीजिए, मेरा जिसके ये लिए मानना- सवाल खड़ा कर रहा है विपक्ष हमेशा, रोजगार के लिए क्या किया? जी, मेरा ये मानना है कि इसके अंदर सरकार को उनको सबल बनाने पे ध्यान देना चाहिए। मैं भी वही कि कह रही वो हूँ। 5 किलो के बजाय 50 किलो अनाज अजीत खरीद जी, करके दूसरे को बांट अजीत सके। जी, देखिए, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, आम आदमी को कोई राहत नहीं, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर को 32 टैक्स घटाकर 32% कर दिया गया। कैसे देखेंगे हम इसे, ये बताइए। निश्चित रूप से 22 हाँ, 10% का फायदा हुआ है 10% बिजनेसमैन के लिए। अंतरिम बजट है, आने वाला समय जुलाई बताएगा कि असली बात क्या है। तो लोक लुभावन सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए तो है ही, लेकिन साथ में सबसे बड़ी जो बात है इस पूरे बजट में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो है राजकोषीय घाटा। हाँ, जो राजकोषीय घाटा इस वक्त 15 लाख करोड़ का बजट में डाला गया है। 45 लाख करोड़ का खर्चा और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा इस बजट के अंदर में। ये सबसे बड़ा मतलब आने वाले समय में देखना होगा कि देश उसको कैसे भुगतेगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में टोटल तकरीबन 60 से 70 लाख करोड़ का राजकोषीय घाटा मोदी सरकार में बढ़ा है। ये पिछले 25-30 सालों का मतलब टोटल घाटा ही बढ़ा है, राजकोषीय आमदनी घाटा। नहीं हुई। गीतू, क्या लगता है? बिल्कुल। ये तो खुद ही सरकार के सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। आमदनी के लिए तो कई यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, रोजगार में भी इन्होंने कहा है कि बढ़ावा दिया है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात समझने वाली ये है हर्ष जी कि अगर हम 10 साल की बात करते हैं तो पहले हमने देखा यूपीए ने भी अपना इंटरिम बजट जब दिया था तो उसमें काफी वादे किए गए थे, लेकिन बीजेपी जब अपना इंटरिम बजट देती है तो उसमें इतने वादे नहीं किए जाते हैं। आप कैसे देखते हैं इस डिफरेंस को? क्योंकि एक उम्मीद होती है कि अगर हम यहाँ पर लोक लुभावन वादे करेंगे तो आने वाले समय में सरकार जो जनता है अपने फेवर में जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। आप कैसे कंपैरिजन करेंगे यूपी और एनडीए की? देखिए यूपी और एनडीए के कंपैरिजन से पहले आप देखिए कि चूंकि ये दूसरी पारी है एनडीए सरकार की, इनका 2019 के बजट को देखें जो इंटरिम बजट था, उस बजट में काफ़ी वादे किए गए थे। हाँ। और एक नहीं अनेक वादे किए गए थे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों के कंपैरिजन का कोई खास लाभ है। जहाँ तक फिस्कल डेफिसिट की बात हो रही थी, राजकोषीय घाटे की बात हो रही थी, मैं कहना चाहूँगा कि ठीक है, एक सीमा के ऊपर अगर ये राजकोषीय घाटा चला जाए तो वो चिंता की बात हो सकती है, लेकिन राजकोषीय घाटा अगर बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर भी आ जाए तो आपका ग्रोथ बहुत सही नहीं होता है। 5.8% का टारगेट है जो आपकी जीडीपी है, और जो आपका राजकोषीय घाटा है सर, पहले तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। जी, जीडीपी से क्या तात्पर्य है आपका? जीडीपी से हमारा तात्पर्य देखिए, ऐसे ये इस तरह के सवालात नहीं। नहीं जी, देखिए। बिल्कुल ठीक है। जीडीपी से ये तो हमारा बच्चे को बता दो, ये थोड़ा सा awkward हो वही जाएगा। जानना चाहता ये हूँ। थोड़ा सा awkward हो जीडीपी जाएगा, जो ठीक है ना? आम जनता जो समझती है वो जीडीपी अलग है और ये आंकड़ों की जीडीपी अलग है। जीडीपी का मतलब 4 इसमें फैक्टर्स है, 4 इनपुट्स होते हैं, जिसमें खर्चे का इनपुट सबसे बड़ा है। खर्चे को जीडीपी कहा जाता है नॉर्मली। इसके अंदर में सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा एनएक्स, मतलब नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट में हम $200 बिलियन का देखिए, डिफरेंस है। इतनी लंबी चीजें हैं देखिए, ना, देश आम की- जनता को समझ में नहीं आती। नहीं, हमारा जो चैनल है ना, उसकी वो आम जनता के लिए ही होता है। आम जनता जनता स्पष्ट को तरीके में मतलब आप जीडीपी समझें। के नाम से मतलब हाँ, तो आप बहुत आराम लोक से लुभावन किसी तरीके से नहीं, बहुत सही समझाइए बता जो रहे एक घरेलू इंसान को भी ये समझ में। इम्पोर्टेंट हाँ, फैक्टर है, जीडीपी को समझना चाहिए, सिर्फ खर्चे नहीं होते हैं। आपकी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में हाँ। जितने सामान सुई से लेकर और बड़े बड़े हवाई जहाज तक जो भी बेचे जाते हैं आपकी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर,
चाहे वो सर्विसेज हों या सामान हो, उनके पूरे का जो योग है, उनका अंतिम कॉस्ट जो है, लास्ट का कॉस्ट जो है, वो जीडीपी आता है जो अभी 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हम कहीं बैठे हुए हैं, और इसका 5.8% अगर राजकोषीय घाटा है तो वो बहुत कोई इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक इसी तरीके से अगर हम इन्फ्लेशन की भी बात करें तो दुनिया के बाकी देश जो इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, आप देखिए कि हमने भारत में किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है। और जहां तक बजट पे या अंतरिम बजट पे चर्चा की बात है, सरकार चाहे कोई भी हो, यूपीए की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, बजट से ना हमेशा हर कोई खुश होगा और ना हमेशा हर कोई दुखी होगा। नहीं, के शर्मा जी, हाँ, मैं आप ही के पास आ रही थी। देखिए, मैं वही बात कह रही हूँ, कुछ सस्ता नहीं हुआ, कुछ महंगा नहीं हुआ, ये ठीक है, हम मान सकते हैं। यहाँ पर आपने कॉर्पोरेट सेक्टर को लाभ दे दिया, ठीक है, हम वो भी मान सकते हैं। या दिक्कत क्या आती है, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, ये भी एक दिक्कत है बड़ी। आपने 4 वर्गों को फायदा पहुंचाने की बात कही है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विशेष लाभ पहुंचाने के लिए या फिर वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किया, कैसे देख रहे हैं? हाँ, देखिए, कोई भी बजट का जो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो मिडिल फैमिली जो होती है और मिडिल लोअर फैमिली होती है, देखिए वो उनकी इनकम कम होती है, बट उनके स्लैब जो है, जो स्लैब में जो आते हैं उनको जो पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि अब देखिए दूध है, आप दूध के जो जीएसटी है, जो सबसे अपर लेवल का जो है अमीर आदमी, उसको भी उतने ही जीएसटी देना होता है, और एक जो सबसे लोअर लेवल का हमारे देश में जो गरीब है उसको भी दूध में उतना ही देना पड़ता है। हाँ। तो ये दोनों के लिए दूध एक जैसा क्यों? क्योंकि एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब डायरेक्ट टैक्स तो चलो ठीक है, हम है इनकम टैक्स के रूप में दे रहे हैं, बट ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इसकी भी जो है वो हर वर्गों के लिए अलग अलग क्यों नहीं? क्योंकि एक गरीब भी उतना ही देगा, सामान खरीदेगा, होटल जाएगा या किसी भी जो फैसिलिटीज को अवेल करेगा तो उतना ही टैक्स देगा, और एक अमीर भी उतना ही देगा। तो वहां पे जो है वो आपस में अंतर क्यों है? वहां पर की गई है, हाँ, वहां पे असमानता क्यों है? जब एक आदमी अमीर जो है 30% के स्लैब में है और जो कम कमाता है उसका 10% के स्लैब में आता है, तो फिर बाकी जीएसटी में भी अमीरों को भी वही उसको जीएसटी ज्यादा लगना चाहिए और गरीबों को जीएसटी कम लगना चाहिए। ठीक है अजीत जी, यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि जो सोलर एनर्जी है उसको ज्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोत्साहन दिया जा रहा है और ग्रीन एनर्जी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो इससे क्या लगता है आपको, और ज्यादा स्टार्टअप अब ग्रो होंगे और कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा इन इंडस्ट्रीज को? बिल्कुल, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए तो इंडिया अग्रसर है, और गडकरी जी का मैंने पूरा प्लान देखा है, सिस्टम देखा है, वो इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। जैसे अभी इथेनॉल से वो अपनी कार चलाते हैं, हाइड्रोजन कार चलाते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा विषय है सोलर एनर्जी। लेकिन सोलर एनर्जी के बारे में कोई नहीं जानता है कि सोलर एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रिसिटी वो होती है बैटरीज के अंदर स्टोर होती है, तो बैटरी आने वाले समय में एक बहुत बड़ा गार्बेज बन जाएगा, इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा पॉल्यूशन क्रिएट होगा। इस बात को लेकर के, क्योंकि इंडिया को हमेशा गार्बेज ही समझा बाहर के लोगों ने, सोलर एनर्जी, सोलर सिस्टम बाहर के देशों ने बंद करते जा रहे हैं, वो इंडिया में फेंकते जा रहे हैं। तो सोलर एनर्जी अच्छी चीज़ है, लेकिन सोलर एनर्जी स्टोर की जाती है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, वो बैटरीज में स्टोर की जाती है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इन सब का जो सिलिकॉन है, ये आने वाले समय में इसको डिस्ट्रॉय करना है, इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल काम है। इसकी रिसाइकलिंग के लिए बहुत ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्या हम आज पोल्यूशन बचा रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में उससे कई गुना ज़्यादा पोल्यूशन तो नहीं दे रहे दुनिया को? तो इस पर बहुत बड़ी चर्चा की ज़रूरत है। और सोलर एनर्जी के लिए सबसे बड़ी बात है, हमको मौसम पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो वहाँ जहाँ पे सनलाइट है, जैसा इंडिया में तो काफ़ी जगह पर होती है, 70-80% सनलाइट ऑलमोस्ट मिलती है 12 महीने, तो वहाँ तो अच्छा है। लेकिन ज़मीन का उपयोग बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि सोलर पैनल्स के लिए स्पेस की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम छतों पर भी लगा सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी कि बैटरी का गार्बेज जो इकट्ठा होगा आने वाले समय में, वो क्या बैटरी से किरण निकलती है जो हेल्थ पे भी असर देता है। यदि हम एसी चलाते हैं तो ऐसा नहीं है, उससे भी वायुमंडल जो है काफी ज्यादा प्रदूषित होती है। पोल्यूशन आज हम बचा रहे हैं, मतलब पोल्यूशन से हम सुरक्षा दे रहे हैं, वो पोल्यूशन आने वाले समय में क्या कई गुना होकर के हमें वापस तो नहीं मिलेगा। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है हम लोग। यानी ये संभावना बनी हुई है कि हम तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि और ज्यादा गार्बेज इकट्ठा हो सकता है, भी हो सकते हैं, उसका भी ख्याल रखना होगा। नितिन गडकरी जो जिस सोच से चल रहा है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा मंत्रालय है, ऐसा मंत्री है जो देश के लिए
हमेशा 24 घंटा काम कर रहा है। देखिए यही भी कहा भी गया ना, अभी आपने सुना होगा प्रधानमंत्री मोदी खुद ही कह रहे हैं कि ये जो पूरा बजट आया है कहीं ना कहीं देश के निर्माण का बजट है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे आपसे हर्ष जी, क्या लगता है आपको जिस तरीके से ये पूरा बजट हम देख रहे हैं, इसमें गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने पर जोर दिया गया है, ऐसा मानते हैं आप? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा जो बैटरी वाली बात हो रही थी उसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल ये सही कंसर्न है कि बैटरी की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उनके निपटान की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और एक आंकड़ा मेरे पास है, आज हर एक मिनट में हर एक सेकंड में हर एक सेकंड में पूरी दुनिया में 800 लैपटॉप और कंप्यूटर कचरा में तब्दील हो रहे हैं। और ये संख्या भारत में भी ज्यादा है। आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से मोबाइल फोन, मोबाइल की बैटरी, लैपटॉप ई वेस्ट की कैटेगरी में है, वो भी निपटान की एक बहुत समस्या है। लेकिन सरकार जब कोई एक चीज करती है तो साथ में दूसरी चीजें उसके निपटान की भी व्यवस्था हो रही है। 10-15 साल से ज्यादा आप गाड़ियां नहीं चला सकते। तो इस देश में कई ऐसी जगहें चिन्हित की गई हैं, हर राज्य में चिन्हित की गई हैं, जहां बड़े पैमाने पर इनके निपटान की, कचरा डिस्पोजल की व्यवस्था की गई है, ताकि उनसे रेडिएशन ना हो या जो उनके दुष्प्रभाव हैं उससे दूर रह सके। और हाँ, उस काम में तेजी लाने की ज़रूरत है। अब आते हूँ आपके सवाल पे, वो कि बजट, देखिए क्या है कि भारतवर्ष में बजट पे जितनी चर्चा होती है, मैंने दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं देखा है इंक्लूडिंग अमेरिका जहां बजट पे इतनी ज़्यादा चर्चा या इसको इतना ज़्यादा कोई आयोजन बनाया गया हो। क्योंकि हिंदुस्तानी है ना सर, हिंदुस्तानी अपने घर का जैसे बजट बना के चलते हैं भाई, महीने का बजट, साल भर का बजट, तो भाई यही सोचते हैं कि हमारे लिए क्या होगा। जैसे हमारे स्टीम पैनलिस्ट पहले जीडीपी पे चर्चा की, अब मैं थोड़ी सी बजट पे आता हूँ। बजट क्या है? बजट लोकसभा में जो पेश किया जाता है वो सिर्फ ये है कि सरकार ने इतने पैसे खर्च किए और इतने पैसे उसकी अर्निंग हुई, इसी का लेखा जोखा है जो दरअसल सरकार जनता को देती है। अब 140 करोड़ की जनता के पास तो जाकर दे नहीं सकती है। लेकिन जब ज्यादा आएगा, जब हम यदि ज्यादा कर्ज लेंगे तो वो कर्ज कहाँ से पैसा निकालेंगे? कहीं ना कहीं जनता पे ही तो बर्डन आएगा, जनता से ही तो निकालेंगे। देखिए ये बहुत बढ़िया। देखिए ये बिल्कुल सही बात है। देखिए आप जब बजट की बात करते हैं तो दो चीज है, महंगाई और ग्रोथ। आप दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। आप जैसे ही महंगाई को कम कर देंगे बहुत ज्यादा, आपका सीधा ग्रोथ अफेक्टेड हो जाएगा। और ग्रोथ बढ़ाने के लिए थोड़ी महंगाई की भी जरूरत है। तो ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है अपने पिछले 1 वर्षों में आरबीआई ने जिस तरीके से किया है, और आपने देखा होगा कि आज से 10 महीने पहले जिस तरीके से पूरी दुनिया में दोबारा मंदी आने की एक मार थी, भारत में भी ये हो रहा था। महंगाई पर भी नियंत्रण रखते हुए ग्रोथ को नहीं अफेक्टेड होने दिया गया है। बिल्कुल, यानी महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या और है। एक चीज और ऐड करेंगे कि आपकी जो इकोनॉमी है, हमारे भारत की जो इकोनॉमी है, दरअसल वो डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है। जब तक डिमांड नहीं आएगा वो सर कहीं न कहीं, मैं सॉरी इंटरप्ट करूंगा, कहीं न कहीं हर पार्टियां देश में है, चाहे चुनाव के टाइम में या चुनाव के बाद भी, ऐसी लोक लुभावन के साथ साथ रेवड़ियां जो बांटती है, वो रेवड़ियां जो है, लेकिन यहाँ पर रेवड़ियां नहीं बांटी गई हैं। वो शर्मा जी, यहाँ रेवड़ी नहीं बांटी गई, बट जो फ्री का अनाज, जो फ्री का जो बिजली, हर पार्टियां जो है, ये फोकस होना चाहिए। चलिए, जो मैडम का सवाल था वो यही था कि चुनाव के पार्टियां चुनाव जीतने के लिए जो रेवड़ियां बांटती है उसका रोजगार मुहैया कराएं, सक्षम बनाएं, ये जरूरी। चलिए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और इसी के साथ ही हमारे इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जाएंगे।